Hello everyone, my name is Tathagat Avtar Tulsi, and I have cleared NET 3 times, and right now I am doing research in trauma studies. So basically, today video will be about Joseph Conrad. So if you are preparing from for UGC NET, and if you have not taken help of any institute or coaching, then this video is going to help you. So basically what will happen in this video, I will tell you the important work of Joseph Conrad, and I will tell some bullet points which is important from UGC point of view. And what you have to do is that the works which I will tell you have to read the summary of that work. Theme you can note down in your notebook. So this is going to help you in your cracking UGC net. So okay, let's start. So Joseph Conrad, he was born in 1857 and he died in 1924. He was a Polish British writer, became orphan at age of 11, and when you will read his work, you will find that most of his work talks about colonialism. He has said a very beautiful line that French is the only modern language of literature. His most of the main character died in the end, and Edward Said had worked on him. So this is the bullet point which you have to keep in your notes. दो क्वेश्चंस जो हैं इस बुलेट पॉइंट से बने हैं। एक कि जोसेफ कॉनराड के जितने भी कैरेक्टर हैं, जितने नहीं आप ये कह सकते हो कि मोस्टली जो उनके कैरेक्टर हैं वो लास्ट में डेथ कर जाते हैं, और किस राइटर के ऊपर जो है जोसेफ कॉनराड का काम रहा है, तो वो है एडवर्ड सईद। ओके, लेट्स टॉक अबाउट हिज वर्क। सो ऑल द वर्क्स इज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, और आप देखोगे कि इन यूजीसी नेट क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड repeatedly. Okay, so his first work is Almayer Folly, which has been published in 1895. तो इसमें जो स्टोरी है वो एक डच ट्रेडर की स्टोरी है जिसका कि नाम होता है कैस्पर अल्मायर, और वो सोने की खोज में होता है। अब उसकी एक बेटी होती है जिसका कि नाम होता है नीना, और वो एक दूसरे लड़के से प्यार करती है जिसका कि नाम होता है डैन, और दोनों जो है एक दूसरे के प्रेम में थे, बट और बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं, और लास्ट में क्या होता है कि कैस्पर अल्मायर जो है अपने वो बेटे को, और जो उसका दामाद है सन इन लॉ, उसको वो बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना लोग जो हैं तुमको मार देंगे। सो यू हैव टू रीड दिस वर्क इन अ प्रॉपर वे बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट वर्क। इसकी समरी जो है आप यूट्यूब पे देख लो, या फिर आप क्लिफ नोट्स पे स्पार्क नोट्स पे चले जाओ, वहाँ इसकी समरी मिल जाएगी। समरी पढ़ो, और समरी के बाद जो आपके माइंड में उसका समरी बनता है, यानी कि समरी का शॉर्ट समरी जो है आपको अपने नोट्स में लिखना है। Now his second work is Outcast of the Island, which has published in 1896. So this work is based on the experience of Joseph Conrad when he bought a steamer. इसका सेटिंग जो है वो मलय में रखा गया है, और इसमें एक फिक्शनल कैरेक्टर है जिसका कि नाम है टॉम लिंगर्ड। सो दिस थ्री आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और इसका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख लो कि एक टी.एस. इलियट का वर्क है जिसका कि नाम है द हॉलो मैन। तो टी.एस. इलियट ने हॉलो मैन के लिए इस वर्क का रेफरेंस लिया है, और इस वर्क के लाइन को कोट किया है उन्होंने। ये स्टोरी है पीटर विलियम्स की, जो कि हु वाज अ डिसरिप्यूटेबल इमोरल मैन हु बिट्रेज हिज बेनिफैक्टर्स ओवर लस्ट फॉर द ट्राइब चीफ डॉटर। सो जस्ट यू हैव नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट वर्क, just write 2-3 lines about that work summary, that's okay for it. Now the third work is Nigger of Narcissus. It's published in 1897. निगर का मतलब होता है काला आदमी। सो इसका सबटाइटल है अ टेल ऑफ द फॉर कैसल, या इसकी दो सबटाइटल है अ टेल ऑफ द फॉर कैसल, और दूसरा है अ टेल ऑफ द सी। ये जो वर्क है वो पब्लिश हुआ था यूएस में, और कहाँ सबसे पहले पब्लिश हुआ था, तो द चिल्ड्रन ऑफ द सी मैगजीन में इसको पब्लिश करवाया गया था। इसका थीम जो है इम्प्रेशनिज्म है। इम्प्रेशनिज्म का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ जो है आप देख नहीं पाते हो किसी ऑब्जेक्ट को, बट उस
पेंटिंग की या उस पिक्चर की जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करती है। थोड़ा सा आप जाकर इम्प्रेशनिज्म जो है गूगल पे चेक करिएगा तो आपको समझ में आएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म है और इसको आप अगर देख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो इट्स अ स्टोरी अबाउट जेम्स वेट हु वॉज ऑन अ शिप एंड सफरिंग फ्रॉम टीबी। एक इसमें कैरेक्टर होता है जिसका कि नाम है कैप्टन एलिस्टन और सिंगलटन। ये दो लोग हैं जो कि उनको ये लगता है कि जेम्स जो है झूठ बोल रहा है, उसको टीवी वगैरह है नहीं, वो बस झूठ बोल रहा है। सो व्हेन शिप केम इनटू द कोप ऑफ गुड होप इट स्टक्ड। सो जेम्स वेट सेज दैट व्हेन ही विल डाई देन ओनली शिप विल रन एंड इट्स हैपन। तो जब जेम्स की जो मृत्यु होती है वो शिप जो है जो कि फंसा हुआ था वो चलने लगता है। तो दिस इज व्हाट बेसिकली ए स्टोरी इज ऑफ निगर ऑफ नार्सिसिस। Now, most important work of Joseph Conrad is Heart of Darkness, which has been published in 1899. So you have to remember the date of this work, that this work has published in 1899 because it is very much important. Now, the narrator is unnamed. It is published in Blackwood magazine. चार्ल्स मार्लो इसका प्रोटैगनिस्ट है और इसका सेटिंग रखा गया है कॉन्गो और थेम्स रिवर में। कॉनराड हैज़ डिस्क्राइब्ड एंटी कॉलोनियलिज्म एंड यूरोसेंट्रिसिज्म इन इट। एंड इसमें एक कैरेक्टर है रसियन। रसियन सेड दैट आई विल नेवर मीट पर्सन लाइक हिम। ओके। और लास्ट वर्ड जो इस नोवेल का है हॉरर हॉरर। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। यू हैव टू वॉच समरी ऑफ दिस ऑन यूट्यूब एंड देन आफ्टर दैट गो टू द विकीपीडिया, गो टू द स्पार्क नोट्स, go to the cliff notes, and there you read the summary, read the theme, because this is very important work. Maybe that depth question can be also asked from this work। बिल्कुल पूछे जा सकते हैं क्योंकि इस बार जो जून में जो एग्ज़ाम हुआ है 2026 में, उसमें मैंने एक वर्क देखा प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो कि आई ए रिचर्ड का वर्क है। और उस वर्क के जो है डेप्थ में क्वेश्चन पूछे गए थे कि बताइए कि ये जो बुक है उसमें तीन ऑप्शन कौन कौन से सही है। यानी कि वो बुक जो है लगभग इफ़ आई एम नॉट फॉरगेटिंग देन इट इज़ डिवाइडेड इनटू 25 to 27 चैप्टर्स, और उसमें से 3 चैप्टर जो है बताना था कि वो चैप्टर कौन कौन सा है। सो हार्ट ऑफ डार्कनेस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ हिम। सो जस्ट डोंट मिस इट। इसको खूब डिटेल से पढ़ के जाइएगा। मैं थोड़ा सा इसका ग्लिम्स में समरी बताऊंगा एंड नेक्स्ट थिंग्स यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। So it's story about a Marlowe who went in Belgium Congo for travel, and there he heard about Curtis by two men, general manager and Brick Mark। There his boat go for repair for 3 months, क्योंकि उसकी बोट जो है ख़राब हो जाती है तो रिपेयर में जाती है। When Marlowe reached to Curtis, there people used to throw smoke and drum to them। Curtis was a man who can bring ivory more than 10 men। तो इसमें कर्टस जो है वो एक ब्लैक आदमी है और उसके अंदर इतना ताकत होता है कि वो हाथी का जो दांत है वो 10 गुना आदमी के बराबर जो है वो अकेले लाता है। सो रसियन टेक मार्लो टू कर्टस एंड ही लिव्ड देयर फॉर फ्यू टाइम्स। जनरल मैनेजर केम टू टेक हिम। अब जनरल मैनेजर जो होता है वो मार्लो को ले जाने आता है, तो कर्टस जो है कुछ फाइल देता है मार्लो को और फिर उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। लास्ट में जो कर्टज की गर्लफ्रेंड होती है ही आस्क्ड टू मार्लो दैट टेल मी दैट व्हाट ही हैज सेज इन द लास्ट। अब लास्ट में उसने बोला है हॉरर हॉरर, कर्टज ने, ठीक है, कर्टज ने हॉरर हॉरर बोला है, लेकिन मार्लो जो है वो झूठ बोलता है दैट इन लास्ट ही टेक योर नेम सो दैट हर फियोंसे डोंट फील बैड। इसका जो थीम है वो ग्रीड है। अब देखिए इसमें से क्वेश्चंस क्या क्या बने हैं। एक तो इसका सेटिंग कहाँ है, तो कॉन्गो और थेम्स रिवर। फिर इससे क्वेश्चन एक बना है कि कॉनराड की कौन सी वर्क है जो यूरोसेंट्रिसिज्म और एंटी कॉलोनियलिज्म को दर्शाती है, तो वो है हार्ट ऑफ डार्कनेस। और किस वर्क में जो है रसियन बोलता है दैट आई विल नेवर मेट पर्सन लाइक हिम, सो दिस इज ऑल्सो हार्ट ऑफ डार्कनेस। इसकी थीम क्या है, वो है ग्रिड। जब आप डिटेल में पढ़ोगे ना तो समझ में आएगी कि ग्रिड जो है इसकी कैसी थीम है। सो दिस आर द क्वेश्चन विच हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस वर्क। नाउ द नेक्स्ट वर्क इज लॉर्ड जिम। इट इज़ पब्लिश्ड इन 1899। सो इसमें शिप का
जो नाम होता है वो होता है पटना, जो कि मुस्लिम्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा होता है. So let's talk about little bit about a story. So the story is Jim, Captain Gustav, and Birerli was taking ship. When ship started to sink, all three left passenger and saved their lives. मतलब वो जो तीन कैप्टन थे, जिम, गुस्टोव और बरेली, ये तीनों कूद जाते हैं, मतलब अपना जान बचा लेते हैं और पैसेंजर को मरने के लिए छोड़ देते हैं. अब ये चीज़ जो है जिम को बहुत ज़्यादा दर्द देती है, उसको बार बार टॉर्चर करती है कि यार क्यों मैं कूदा, मेरी जो प्राइमरी काम था वो पैसेंजर को बचाना था, लेकिन मैं अपनी लाइफ के लिए कूद गया. और ये चीज़ जो है उसको अंदर से खाया जाती है. तो एक कैरेक्टर है इसमें जिसका कि नाम होता है मार्लो, और वो क्या करता है कि जिम को जॉब पे रखता है, बहुत सारे जॉब पे रखता है उसके गिल्ड को देख के, लेकिन वो हर एक जॉब छोड़ देता है. तब मार्लो को ये लगता है कि इसको ऐसा जॉब में रखना पड़ेगा जो इसके प्रीवियस जॉब से रिलेटेड हो. तो वो स्टीन को बोलता है कि भाई इसको कोई जॉब दे दो. तो वो उसको एक ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव इन पटूसन, पटूसन एक जगह का नाम है, वहाँ पर ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के लिए वो उसको वहाँ पर रख लेता है. तो जिम जो है वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, बहुत ऑनेस्टली के साथ काम करता है, जिससे उसके दुश्मन भी बन जाते हैं. जब भी आप ऑनेस्टी के साथ काम करोगे तो दुश्मन तो आपके बनेंगे ही. तो फिर क्या होता है कि इसके साथ कुछ षड्यंत्र होता है और इसके दोस्त के बेटे को मार दिया जाता है और उसमें इसको फंसाया जाता है और बाद में फिर इसको भी मार दिया जाता है. सो दिस इज़ बेसिकली स्टोरी इज़, यू हैव टू रीड दिस वर्क इन एल्सो डिटेल. ओके, सो इसकी सेटिंग है मलय, पब्लिश्ड हुआ है ब्लैकवुड मैगजीन में. थीम है इसका सुसाइड, और एक्सट्रीम फिगर एज सिग्निफिकेंट कैरेक्टर इज जिम. ये यूजीसी में क्वेश्चन बना है, ठीक है. लास्ट लाइन है लॉर्ड जिम का द हेवन, और लास्ट लाइन है इस वर्क का, इस नोवेल का, ही फील इट हिमसेल्फ. तो इससे ये तीन क्वेश्चन जो है यूजीसी में बने हैं, ठीक. अगला वर्क है द इनहेरिटर्स. Not so much important work, but a few points you can keep in your mind. It is published in 1901. इसका सबटाइटल है एन एक्स्ट्रावेजेंट स्टोरी, और ये एक तरीके का मतलब साइंस फिक्शन बोल सकते हो कि साइंस फिक्शन जैसा वर्क है. फॉर्ड मिडॉक्स फॉर्ड, जो कि एक बहुत बड़े राइटर है, इसमें उन्होंने कोलैबोरेट किया है. इट्स अ स्टोरी अबाउट आर्थर ग्रैंगर who betrays the ideas he prided for himself on the unrequited love of a young woman. So not so much important work. दो तीन इसके मेन पॉइंट को आप लिख लीजिएगा और बस 2 लाइन में इसका समरी लिख लीजिएगा. That will be enough. Now the next work is Nostromo, which is published in 1904. Its subtitle is A Tale of Seaboard. इसका भी थीम ग्रीड है और सेटिंग है कोस्टा गुआना में. एफ स्कॉट फिट्जराल्ड, जो कि एक अमेरिकन राइटर हैं, और उन्होंने एक बहुत ही शानदार बात कही थी इस वर्क के बारे में कि काश इस वर्क को मैंने लिखा होता. बहुत प्रशंसा किया था एफ स्कॉट फिट्जराल्ड ने इस वर्क की. सो द स्टोरी ऑफ दिस वर्क इज चार्ल्स गॉल्ड, हु हैड सिल्वर माइनिंग एंड ही सपोर्ट्स रिबेरिया. ये एक जगह का नाम है, ठीक है, रिबेरिया. वेन डॉन विंसेंट बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ कोस्टा गुआना, ये भी एक जगह था वहाँ पे कोस्टा गुआना, ही स्टार्टेड टू टॉर्चर पीपल. सो द नेक्स्ट कैरेक्टर जनरल मोंटेरो, हु वाज अर्ली सपोर्टर ऑफ कोस्टा गुआना बिकॉज ऑफ करप्शन, ही स्टार्टेड हिज ओन पार्टी. एंड द नेक्स्ट कैरेक्टर मैट्रिक्स डिकॉन्ड, अ जर्नलिस्ट, रोड वेरी बैड थिंग्स अबाउट हिम. किसके बारे में? जनरल मोंटेरो के बारे में, ठीक है. When situation becomes more violent, चार्ल्स हायर्ड नोस्ट्रोमो. अब देखिए नोस्ट्रोमो जो मेन कैरेक्टर है इसमें आता है, नोस्ट्रोमो, अ वेरी ऑनेस्ट मैन, टू सेव हिम एंड मार्टिन. नोस्ट्रोमो सेंड्स मार्टिन ऑन आइलैंड ग्रेट इजाबेल. उस आइलैंड का नाम था ग्रेट इजाबेल. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस प्लेस बिकॉज दिस विल बी क्वेश्चन इन यूजीसी नेट की ग्रेट इजाबेल जो आइलैंड है वो जोसेफ कॉनराड के कौन से वर्क में आता है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. इसको अच्छे से याद रखिएगा. ओके, व्हेन नोस्ट्रोमो केम बैक टू चार्ल्स, ही सेड दैट ऑल सिल्वर हैज ड्रॉन इन द सी. वो झूठ बोलता है, सारा सिल्वर जो है वो एक जगह पे छुपा देता है और झूठ बोलता है कि सारा जहाज, कि भैया आपका जितना सिल्वर था वो तो डूब गया. बाद में मार्टिन जो है वो खुद को मार लेता है और नोस्ट्रोमो जो है वो
सिल्वर को बेचने लगता है, खूब पैसा कमाने लगता है, बट लेटर इन द लाइफ अ लाइट हाउस हैज़ मेड on island Great Isabel and he has been killed by his friend गन जियोर्जियो। कौन नोस्ट्रोमो को मार देता है? कौन मारता है? गन जियोर्जियो। सो दिस इज बेसिकली स्टोरी इज। इसका भी आप समरी जो है थोड़ा पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वर्क। Now his next work is The Secret Agent, which is published in 1907. This novel dedicated to H.G. Wells, who was a very fantastic writer on science fiction. H.G. Wells का टाइम मशीन पढ़ो, बहुत ही कमाल का वर्क है। So this novel was influenced by Charles Dickens, ब्लीक हाउस। चार्ल्स डिकेंस का एक वर्क है ब्लीक हाउस, जिससे कि ये वर्क जो है बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ है। इसका स्टोरी है, देयर इज अ कैरेक्टर अडोल्फ वर्लॉक। वो एक रशियन स्पाई होता है, सेल्स पोर्नोग्राफिक मटेरियल। ही वाज स्पाइंग इन इंग्लैंड विथ हिज फ्रेंड कॉमरेड। कॉमरेड का नाम होता है ओसिपन और माइकलस, और एक और होता है द प्रोफेसर, जो कि बॉम्ब मेकर होता है। अब होता क्या है कि अडोल्फ वर्लॉक जो है वो अपने साला को मार देता है। रीज़न आपको स्टोरी समरी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वो अपने साला को मार देता है, और जब ये बात उसके वाइफ को पता चलती है, तो वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड को मार देती है। किसको? अडोल्फ को। और बाद में खुद नदी में डूब के मर जाती है, और उस नदी का नाम होता है इंग्लिश चैनल। अब मरती क्यों है? क्यों वो मारती है अपने हस्बैंड को? वो इसलिए मारती है ताकि उसका भाई जो है वो एबनॉर्मल था, मतलब उसको बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती थी, वो एक बच्चा जैसा था। इसी के कारण वो अपने हस्बैंड को भी मार देती है और खुद जो है वो मर जाती है। अब इसके जो इम्पोर्टेंट्स की नोट्स हैं जो आपको याद रहने ही चाहिए, सो दैट इज बेस्ड इट इज़ बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट, दैट इज़ द बॉम्बिंग इन ग्रीनविच पार्क इन 1894। ये पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, इसका सेटिंग जो है लंदन रखा गया है। और इसका थर्ड पॉइंट है, इसका द प्रीफेस हैज़ बीन रिटन बाय थॉमस मान and the subtitle of this work is A Simple Tale. Now his next work is Under the Western Eyes, which has been published in 1911. This work is a response to Fyodor Dostoevsky Crime and Punishment. तो Fyodor Dostoevsky जो है वो एक रशियन राइटर हैं, और उन्होंने बहुत कमाल का वर्क लिखा है क्राइम एंड पनिशमेंट। और ये जो वर्क है अंडर द वेस्टर्न आइज, ये उसी को रिस्पॉन्ड करता है। So Conrad suffered a week-long breakdown during writing this work. So this too is very important point of. Now the story is a Razumov who was a student and he wanted to grow from the middle class family. So one day Victor Haldane came and hid in his room. बट रोजमोव जो है वो बता देता है, दूसरा कैरेक्टर आता है मिस्टर डीप, और वो बोलता है कि क्या कोई एक ऐसा बंदा है जो तुम्हारे रूम में छिपा हुआ है। तो और रोजमोव जो है बता देता है कि हाँ ये यहीं छिपा हुआ है, और वो उसको मार देता है। और बाद में रोजमोव को बहुत ही इस बात का बुरा लगता है कि यार मुझे उसको बचा लेना चाहिए था। नाउ लेटर इन द नोवेल यू विल सी दैट ही गॉट इन लव विथ नटालिया हु वाज अ सिस्टर ऑफ विक्टर, जिसको कि उसने मरवा दिया था, बता दिया था कि हाँ वो यहाँ पे छिपा हुआ है। अब ये बात जो है जब उससे प्रेम हो जाती है, तो वो उसके दोस्त को बताता है दैट बिकॉज ऑफ हिम हिज द ब्रदर ऑफ हिज लवर हैज़ बीन डेथ। जब ये बात उनके दोस्तों को पता चलती है तो वो बहुत मारते हैं और मार के इसको अंधा बना देते हैं, ये बहरा बना देते हैं, सॉरी अंधा नहीं बनाते, बहरा बना देते हैं। और बाद में ये पता चलता है कि विक्टर जो है रजमोव जो है वो एक स्पाई था। सो दिस इज़ व्हाट बेसिकली स्टोरी ऑफ इट। This is not so much important work, but if you want to read the summary, yes you can, and I will suggest that please go and read. Now his next work is Shadow Lines, which is published in 1917. इसका सबटाइटल है अ कन्फेशन, और इसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट है। और ये वर्क जो है वो राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर के मतलब एकदम सिमिलर तो नहीं है, बट येस इट इज़ क्वाइट 30 to 40% सिमिलर टू राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर। ये एक शॉर्ट नोवेला है। सो द स्टोरी ऑफ दिस नोवेला इज इट स्टार्ट विथ अननेम्ड नरेटर ऑन शिप। कैप्टन गिल्स
and Hamilton, these two character, says that he deserved better position. Later, narrator got letter from from steward and become pilot. ठीक है. Mr. Barn, who gave job to ship, tell him that how a pilot got insane. Suddenly, a disease came on board, and everyone get affected by that. Crew members said to throw Mr. Barn, but Mr. Barn, with the help of Ransom, tries to save him. When narrator go to Indian Ocean, he wrote recommendation letter for Ransom. So this is not so much important work, but if you want to read the summary, go and you can read this. Now the next work is The Rescue, which is published in 1920. इसका सबटाइटल है अ रोमांस ऑफ सैलोस, और कभी कभी इसको लिंगर ट्रायोलॉजी भी बोला जाता है. So it's a story about Captain Tom Lingard, who was on his way to help a native friend regain his land when he falls in love with a married woman. तो ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क नहीं है, बस इसका सबटाइटल याद रखो, और यू कैन रिमेंबर दैट दिस इज समटाइम्स कम्स अंडर लिंगर theology. These 2 points is more important. Rest, if you don't remember the summary of it, that's okay. So this is what basically about Joseph Conrad, and if you are preparing for UGC NET, so be honest with yourself, okay? At least give 5 to 6 hours every day for paper 2, and for paper 1 read 2 hours every day. तो 6 घंटा इसको रखिए, 2 घंटा उसको रखिए, 8 hours if you are giving, then in 1 attempt or 2 attempt you will get this you will get this net degree which you are passionate about. So it's not taking so well. I will not take your so much time, and thank you so much if you are listening this video. I am sorry. So thank you.